हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अपने बड़े पॉडकास्ट को कुछ छोटे पार्ट्स में लेकर के यहां मैं आती हूं। कोशिश हमारी रहती है कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। आज का पॉडकास्ट किसके साथ है वो बताऊं, उसके पहले रिक्वेस्ट मेरी ये कि आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप जरूर दबाइए ताकि हम जैसे कोई वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब बात आज के पॉडकास्ट की, जो हमने फैमिली वेल्थ एडवाइजर अमित कुकरेजा सर के साथ किया है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। आज आपको मालूम चलने वाला है कि 2026 में पैसा कहां लगाना है आपको, अगले कई सालों तक पोर्टफोलियो कैसे बनाना है आपको, गोल्ड में कितना निवेश करें और कैसे निवेश करें, सबसे इंपॉर्टेंट ईटीएफ लें या गोल्ड फंड्स में पैसा डालें, ये अमित कुकरेजा सर की तरफ से बताया गया है। तो देर नहीं करती हूँ, उनके साथ पॉडकास्ट का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपके सामने बहुत जल्द होगा। तो 50% सोना और शेयर मार्केट में रिटर्न आपका माइनस में, तो क्या गोल्ड की तरफ आगे बढ़ें? जिन्होंने ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट किया है, गोल्ड बाय किया है, उस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। क्या म्यूचुअल फंड से ऊपर आप गोल्ड को रखेंगे? सिल्वर अब नया गोल्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉपर नया गोल्ड है। सिल्वर को अब गोल्ड मेडल मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। सिल्वर का यूसेज बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में सिल्वर का एक महत्वपूर्ण रोल साबित हो गया है। तो मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न 15 साल में अगर सोने ने दिया, मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न बीते 2 साल में अगर सोने ने दिया जी, तो फिर आगे भी देगा। तो जब भी इतनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शेकअप होती है, पैसा गोल्ड की तरफ भागता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2026 में क्रैश हो सकता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मंदी की शुरुआत तो हो चुकी है, अमेरिका उसे छुपा रहा है। अगले 10 साल के विजन को देके आप एंटर कीजिए, और अगर आपके पास, आपके गोल के पास उतना होराइजन है, इट्स नॉट टू लेट। हम तो शेयर मार्केट में इसलिए जा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, हमारे पास छप्पर भाड़ पैसा आएगा। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि इसी के लिए हमने तो निवेश किया है जी, उसको फिर आप कैसे समझाते हैं? पहली बात कि उनका डिसीजन बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग रखनी पड़ेगी, उनको मार्केट के उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा। गोल्ड मुझे धीमे धीमे ही रिटर्न देगा, तो क्या मैं अपना ज्यादा पैसा सोने में डाल सकती हूँ और शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में? आप गोल्ड ETF खरीदें, गोल्ड फंड खरीदें, सिल्वर फंड खरीदें। इसके लिए आपको किसी फिजिकल स्टोर में जाके ब्रिक या बार या कॉइन खरीदने की जरूरत नहीं। कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं जी, तो मुझे कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, मुझे किस एसेट पे कितना पैसा लगाना चाहिए? 1 लाख रुपए में आप 10,000 रुपये गोल्ड ETF, 5,000 रुपये सिल्वर ETF या सिल्वर फंड, बाकी का जो 85% है उसमें आप। अब हमें एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए, आप एफडी के सारे पैसे को डेट फंड में डाल दो। वो लोग जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी भी ज्वेलरी ही रखी हुई है गोल्ड के रूप में, वो कैसे, दूसरा तरीका है या दूसरा जरिया है गोल्ड में निवेश का? अब गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदिए। अब गोल्ड फंड भी आते हैं, सिल्वर फंड भी आते हैं। हाँ, उनको आप टच एंड फील नहीं कर सकते। जब आपको गोल्ड की ज़रूरत होगी तो ये गोल्ड ETF उसी प्राइस पे बिकेगा जो उस वक्त गोल्ड का प्राइस हो। अगले 2, 3, 4 सालों में आपको वो कौन से सेक्टर्स हैं जो लग रहा है कि बड़ा शानदार करने वाले हैं? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमेशा एक रोबस्ट सेक्टर। टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, IT हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, फार्मा एंड हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी अच्छा है, रियल एस्टेट हो रहा है इतना अच्छा। एक फंड है DSP मिड कैप 150 वैल्यू 50, बहुत अच्छा फंड है। एक ईडलवाइस का फंड है, ईडलवाइस निफ्टी 150 मोमेंटम 50। दोनों फंड की स्ट्रैटेजी अलग, एक वैल्यू पिक करता है, एक मोमेंटम पिक करता है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अभी का जो मार्केट है मुझे लगता है वो बहुत
कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जिधर हम नजर घुमा कर देखते हैं वो सब हमें ऑल टाइम हाई दिखाई देता है। अब इसमें भी अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको सोने ने बीते 2 साल में शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है। हर कोई आपको कहता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, पर बीते 1-2 सालों में आपको ये समझ आता है कि म्यूचुअल फंड की जगह कहीं सोना और चांदी तो सही नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? गोल्ड भी ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है, और ऐसी कंडीशन में क्या अभी गोल्ड की तरफ आगे जाना चाहिए या उससे पीछे रहना चाहिए? हमें लगा कि जब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है तो राय लेने के लिए भी किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसके पास 1-2 साल का अनुभव ना हो, दशकों का अनुभव हो। और इसीलिए आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अमित कुकरेजा सर को। मैं ये आपको बताऊं कि एक्सपर्टीज इनकी है जहां पर डबल इनकम होती है ना, डबल इनकम, डबल दिमाग, डबल झगड़े, सबकी अपनी अपनी राय, तो उन्हें ठीक करने और एक आम राय बनाने में एक्सपर्टीज है अमित सर की। पहले जी बिजनेस में इनके साथ शोज मैंने किया है, लेकिन पॉडकास्ट आज पहली बार करने जा रही हूँ। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड प्लानर अमित कुकरेजा सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि जब मैंने डेटा देखा और चेक किया तो मैंने ये पाया कि 50% रिटर्न आपको गोल्ड दे रहा है लास्ट 1 ईयर में, और शेयर मार्केट तो लगभग बहुत सा उसमें ऐसे शेयर्स हैं जो नेगेटिव आपको इस समय रिटर्न दे रहे हैं। तो 50% सोना और शेयर मार्केट में रिटर्न आपका माइनस में, तो क्या गोल्ड की तरफ आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ना है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल वेलबींग का जो रीज़न है वो सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस हैं। ये तो चांस है कि हम पिछले 1 या 2 साल में हमने रैली देखी है गोल्ड एंड सिल्वर में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इन सब का रिटर्न एक मॉड्यूलेटेड, एक सिंप्लीफाइड रिटर्न होता है। बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज ऑफ चाइना यूएस इक्वेशन, देर आर कंट्रीज़ जिन्होंने ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट किया है, गोल्ड बाय किया है, उस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज़ हैं, तो मार्केट इंडिसेस ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, तो नेचुरली रिटर्न्स कम हो जाते हैं। जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी ग्लोबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, गोल्ड का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब हुआ गोल्ड में रैली हुई, क्योंकि बहुत अनसर्टेन थी कि होगा क्या, लोग सर्वाइव भी करेंगे कि नहीं, अगर लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो कंपनीज कैसे चलेंगी, कंपनीज नहीं चलेंगी तो इंडेक्स कहाँ जाएगा। तो गोल्ड में लोगों ने पैसा लगाया, पैसा एक्यूमुलेट किया। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक लैंडस्केप स्टेबलाइज हुई, जब लगा कि कोविड चला गया है और ये डेल्टा वेव से पहले की बात है, तो गोल्ड का प्राइस, आप ग्राफ देखिए, अपने आप कम होना शुरू हो गया और फ्लैट हो गया। पूरे 1-2 साल तक वो फ्लैटिश रहा। जब भी ग्लोबल टेंशन होगा, ऑल्टरनेटिव एसेट्स में आपको स्पाइक या बुल रन दिखेगा। जैसे ही ग्लोबल टेंशन चला जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशंस, ग्लोबल रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज होंगी, गोल्ड अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन गोल्ड की अहमियत है पोर्टफोलियो में, जैसे फिक्स्ड इनकम की अहमियत है, हाँ। जैसे इक्विटी वैल्यूएशन की अहमियत है, जैसे कैश की अहमियत होती है, जैसे कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर है। तो ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना के रखते हैं कि कभी आपका पोर्टफोलियो गिरा तो नहीं, अगर गिरा तो ज़्यादा ना गिरा। तो इनको हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड और सिल्वर आपका हेज करेगा, और अगर गोल्ड एंड सिल्वर गिरेगा तो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम आपको हेज करेगा। ये आपने जितनी भी मुझे सिचुएशन बताई जिसके चलते गोल्ड प्राइस हमने लास्ट 1 ईयर में बढ़ते देखा है, वो तो फिर अभी भी है, और मेरे ख्याल से आगे 2-3 साल जितना समझ में आ रहा है कि वो रहेगी, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी गोल्ड में बढ़ी है बीते दिनों। तो वो भी ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद आगे भी जारी रहेगी। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपसे समझना चाहूँ, तो क्या म्यूचुअल फंड से ऊपर आप गोल्ड को रखेंगे? जी नहीं, गोल्ड को मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे को टैक्स एफिशिएंसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अच्छी मिलती है।
पर गोल्ड मेरे लिए इस जंक्चर पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टैरिफ सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज नहीं हुई है, क्योंकि जो इंडिया जीएसटी के चेंजेस से जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है वो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। बिजनेसेस हमारे इतने प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतनी पॉजिटिव नहीं रही हैं। जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स सॉलिड नहीं आएंगी, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं आएंगी, तब तक इक्विटी मार्केट में आपको अपसाइड स्विंग नहीं मिलेगा। और जब तक टैरिफ सिचुएशन और पूरा ग्लोबल रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में एक आपको अपसाइड स्विंग दिखता रहेगा। तो अगले 6 महीने से 1 साल तक मुझे लगता है द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट में न्यू नॉर्मल उभर के नहीं आता, जिसको हम बोलते हैं कि चेंजेस के बाद जब एक नई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाती, तब तक गोल्ड स्टेबलाइज नहीं होगा। तो गोल्ड सिल्वर की अहमियत है, बट एज अ बैलेंसर इन योर पोर्टफोलियो, नॉट फॉर आरओआई। ये बहुत एक टर्म में हाल फिलहाल के दिनों में सुन रही हूँ, जो लोगों का कहना है कि सिल्वर अब नया गोल्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉपर नया गोल्ड है। तो आप भी क्या ऐसा देख पा रहे हैं कि सिल्वर को अब गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो आप भी क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिर्फ प्राइस पॉइंट की बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है। सिल्वर का यूसेज बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में सिल्वर का एक महत्वपूर्ण रोल साबित हो गया है, स्पेशली आफ्टर ग्रीन एनर्जी में सिल्वर की यूटिलाइजेशन है। तो जिस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन सिल्वर को इन आइसोलेशन खरीदना इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंग। सिल्वर में आपको रैली मिल रही है, सिल्वर एक प्रेशियस मेटल या एक कीमती मेटल में आता है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो कभी गोल्ड बन सकता है। गोल्ड में ऑर्नामेंटल वैल्यू ज़्यादा है, सिल्वर में यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी वैल्यू ज़्यादा है, बस यही है। कॉपर तो एक नॉर्मल साधारण मेटल है, उसमें उसको एक्यूमुलेट करने का कोई रीज़न नहीं है। अगर आपको मेटल में कुछ एक्यूमुलेट ही करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई एक मेटल सेक्टर का फंड खरीदें, जहाँ फंड मैनेजर तय करेगा कि किस मेटल की कहाँ क्या खपत है और उस खपत से उसमें क्या अपसाइड मिलने वाला है, जो एक इन्वेस्टर को उसके पोर्टफोलियो में आरओआई जनरेट करने वाला है। ये 2 मेटल ऐसे हैं कि इसमें स्टडी करने को ज़्यादा नहीं है, आप खाली टाइमिंग की कॉल ले रहे हैं। लेकिन स्टडी तो आप इक्विटी कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी है जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। और इक्विटी मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मतलब पैसे का बढ़ना जब आप सो रहे हैं। अपने वक्त से तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन हमें पैसा अब ऐसे कमाना है कि माई मनी इज़ वर्किंग फॉर मी। वो तभी हो सकता है जब मैं बिजनेसेस में पैसा लगाऊं। क्योंकि आपने इक्विटी की बात की, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि हमने पॉडकास्ट शुरू करने के पहले जब अमित सर के साथ बात की थी तो कुछ डेटा के ऊपर भी हमने चर्चा की थी, और ये डेटा आपकी तरफ से ही मुझे प्रोवाइड किया हुआ है सर, जिसमें आपने 2010 से 2025 तक का एक 15 ईयर जो कि लॉन्ग रन हो गया, तो आपने वो डेटा प्रोवाइड किया, जिसमें जब मैं देख पा रही हूँ तो मुझे खुद समझ में आ रहा है कि कैसे मुझे निफ्टी ने 10.25% ही दिया। 2010 से 2025 तक निफ्टी मुझे 10.25% दे रहा है रिटर्न, गोल्ड मुझे दे रहा है 13%, सिल्वर मुझे दे रहा है तकरीबन 10%। तो मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न 15 साल में अगर सोने ने दिया, मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न बीते 2 साल में अगर सोने ने दिया, तो फिर आगे भी देगा। देखिए, आपने एक स्टैटिस्टिकल स्नैपशॉट ब्रिंग अप किया और मैं इसके बहुत सारे पहलू डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, पिछले 15 साल में बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जिससे अनसर्टेनिटी बढ़ी और गोल्ड में वैल्यूएशन आई। 2010 का पीरियड जो था वो 2008 एंड 9 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन के बाद का रिकवरी पीरियड था। फिर हमारे इंडिया में डिफ़ॉल्ट्स हुए थे 2018-19 में, वहाँ से हम रिकवर हुए। फिर आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। तो जब भी इतनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शेकअप होती है, पैसा गोल्ड की तरफ भागता है, क्योंकि लोगों का विश्वास, इन्वेस्टर का विश्वास बिजनेसेस से हटने लग जाता है। और बहुत सारा सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट होता है हमारे देश में। आज भी लोग फंडामेंटल्स कम स्टडी करते हैं, सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में ना बहुत लगाव है, रियल एस्टेट एंड गोल्ड, क्योंकि वो टैंजिबल है ना।
आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप उसे पहन सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं, आप उसे गिफ्ट दे सकते हैं, उसका एक अलग ही चमक है, राइट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स होती है, उसकी क्या चमक है, वो तो खाली आप लॉग इन करके देखते हैं। तो इसका एक साइकोलॉजिकल टैंजिबल पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन किसी भी 15 साल के पीरियड को आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। इसी 15 साल के स्केल को आप शिफ्ट कर दीजिए 2008 टू 2023 और शिफ्ट कर दीजिए 2005 टू 2020। हर 15 साल के स्केल में आपको कोई एक एसेट क्लास एज अ विनर दिखेगा, जो ज़रूरी नहीं है वो सेम हो जो गोल्ड है। तो आपको स्टडी एक 15 साल के पीरियड के अलावा उस 15 साल के पीरियड के कितने स्नैपशॉट्स आप ले रहे हो। जैसे एक मिंट न्यूज़पेपर में एनुअली 10 साल में कौन कौन सी एसेट क्लास विनर है, हर साल मिंट में पब्लिश होता है। कितनी बार इक्विटी निकला है, कितनी बार रियल एस्टेट निकला है, और गोल्ड भी निकला है 3 बार या 4 बार। तो इट जस्ट हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज टाइम्स वेयर गोल्ड हैज स्टूड आउट, बट द रीज़न इज मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, नथिंग एल्स। तो इस चीज़ को ये बात का लेबल देना कि गोल्ड इज़ द विनर एवरी टाइम, वो गलत होगा। लेकिन कोई भी विनर हो सकता है। अगले साल अब अगर हम वापस 15 साल का स्नैपशॉट लेंगे 2011 से 2026 तक का, हो सकता है कुछ और निकल आए। हम तो रियल एस्टेट का डेटा नहीं है हमारे पास, जो मैंने डेटा आपसे शेयर किया है। मे बी रियल एस्टेट हैज़ डन बेटर, क्योंकि 2010 में देयर वाज अ स्लम्प इन द रियल एस्टेट मार्केट। राइट। टुडे रियल एस्टेट इज एट इट्स पीक। मैं तो गुड़गांव, बैंगलोर, बॉम्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एडवाइजर ईदर, बट जितना मैं अपने क्लाइंट से सुनता हूँ वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। बट वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, उसका डेटा नहीं मिलता, इसलिए वो न्यूज़ में एनालिटिक्स में आ नहीं पाता एज मच। सो कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा विनर नहीं रहती। हाँ। हमको इसलिए अपने बास्केट में सब रखना है, और अपने बास्केट में कोई ना कोई एक विनर हर साल निकलेगा, उसे देख के हमें खुश होना है। और कोई ना कोई एक पुअर परफॉर्मर भी निकलेगा, उसे देख के परेशान नहीं होना है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2026 में क्रैश हो सकता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मंदी की शुरुआत तो हो चुकी है, अमेरिका उसे छुपा रहा है। एक डेटा मैंने जब देखा तो मैंने ये चेक किया कि अमेरिका में बहुत कंपनियां 2024 में दिवालिया हुई हैं। 2024 और 2025 में अमेरिका में दिवालिया होने वाली कंपनियों में 90% का इजाफा हुआ है 2023 से। अब पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वाकई अमेरिका मंदी को छुपा रहा है, आपको लगता है? यूरोप में क्या मंदी आ चुकी है, आपको लगता है? उसका असर फिर क्या भारत पर होगा, आपको लगता है? इसका आप जो जवाब देंगे उस पर निर्धारित होगा कि मैं अगला सवाल क्या पूछती हूँ। इसका जवाब बहुत सिंपल है। हाँ। बाहर की दुनिया में कब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। बाहर की दुनिया बदलेगी, उस देश में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, उस देश में कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस लेवल पे कंपनीज को इम्पैक्ट कर रही है हमें नहीं पता। पब्लिक डेटा हमेशा कंप्लीट नहीं होता। देयर इज़ लॉट ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। तो अगर हम वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है से सोच के अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे तो हम कभी डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ खुद पे फोकस कर सकते हैं। हम सिर्फ इस बात पे नज़र रख सकते हैं कि बाहर तो उतार चढ़ाव होगा, राइट। हम ऑफिस जाएंगे तो ट्रैफिक तो मिलेगा। अगर वसंत कुंज में नहीं मिला तो धौला कुआं में मिलेगा, धौला कुआं में नहीं मिला तो महिपालपुर में मिलेगा, कहीं भी। तो हमें उस ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्लान लेके चलना है। तो ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपने गोल्स पे नज़र रखते हुए चलना है, और ये मान के चलना है कि अगर मेरे पास 5 साल का होराइज़न है, 10 साल का होराइज़न है, तो मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं कि इन उतार चढ़ाव के बाद भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। तो मेरा प्रोफेशन है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। मेरा प्रोफेशन ये नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और यूरोप में क्या हो रहा है उसको एंटिसिपेट करके आपका पोर्टफोलियो डिसीजन हो। मेरे पास बहुत डेटा है पिछले 30 साल का, इंडेक्स का, गोल्ड का, सिल्वर का, जो मुझे एक पैटर्न दिखाता है। उस पैटर्न को स्टडी करके मैं अगर आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं और आपके गोल्स को समझ के इस पैटर्न और उस गोल्स को मैरी कर दूं, तो मुझे बस सक्सेस मिल गई ना। मुझे आपके गोल तक पहुंचना है। बाहर जो होता रहेगा उससे अगर हम किसी तरह इंसुलेटेड रहें और अपने लक्ष्य पे पहुँचें तो आई थिंक
वो हमें ज़्यादा खुशी देगा रादर देन कि हम कितना करेक्ट थे अमेरिका को प्रिडिक्ट करने में या यूरोप को प्रिडिक्ट करने में। ठीक बात। मैं ऐसे बहुत से लोगों को अमित सर जानती हूँ जो मुझे बीते कुछ दिनों से ये बात कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, सोना हम खरीद नहीं पाए। वो ये कह रही हैं बहुत भारी मिस्टेक हो गई क्योंकि पहले तो किसी एक्सपर्ट ने हमें बताया नहीं कि जी गोल्ड ऊपर जाने वाला है, तो अब हम घबराए हुए हैं इसमें जाए या ना जाए। वहीं ऐसे बहुत से लोगों को मैं ये जानती हूँ जो ये कह रहे हैं कि मार्केट की तेजी देख के हम जो बीते 1 साल 2 साल में घुसे तो वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करें? बहुत सिंपल एडवाइस है, वो जिस टाइम फ्रेम को देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम से जूम आउट करें, मतलब कि उस टाइम फ्रेम को और बड़े टाइम फ्रेम में देखें। 4 साल की विंडो नहीं देखें, 10 साल की विंडो देखें, 20 साल की विंडो देखें, तो उनको ग्राफ ऊपर ही दिखेगा, राइट। तो अगर वो ये सोच के एंटर नहीं कर रहे हैं या वो एंटर करके रिग्रेट कर रहे हैं, तो उनको ये बात अपने आप को याद दिलानी है कि कभी ना कभी तो एंट्री पॉइंट बनाना ही है ना। अगर 20 साल पहले किसी ने वो सोच के, उस वक्त वो भी वही सोचता था मार्केट पीक पे है 10,000 निफ्टी, अभी एंटर नहीं करना चाहिए, आज निफ्टी 26,000 पे है, राइट। तो वो भी एंटर हुए, तो आपने पौधा लगाया है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। टैक्टिकल रिटर्न के पीछे न जाएं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न के पीछे जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ही पैसिव एंड बहुत ही बोरिंग चीज़ है। तो इसमें आपको उत्साह, एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। जितना बोरिंग उतना अच्छा, जितना कैपिटल प्रोटेक्शन वाला इन्वेस्टमेंट, जितना टैक्स एफिशिएंसी वाला इन्वेस्टमेंट, वो उतना अच्छा। तो आप पैटर्न देखें और कूद जाएं, आपको इसी पैटर्न का आगे भी रेप्लिकेशन मिलेगा। वाई? आई टेल यू वाई। वी आर अ वेरी प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। जीडीपी नंबर 4, जीडीपी ग्रोथ वाइज, we will be GDP growth wise number 3 in another 2 to 3 years, maybe 4 years. Third GDP growth wise बनना US, China, India, मतलब कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं हमको विकसित भारत वाले स्टेटस को लेने के लिए, वो पॉलिसीज़ सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट करती है, वो है ग्रोथ। अगर आप अभी नहीं कूदेंगे तो आप रिग्रेट करेंगे। तो अभी इस छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को ना देखें, अगले 10 साल के विजन को देखें, आप एंटर कीजिए। और अगर आपके पास, आपके गोल के पास उतना होराइजन है, इट्स नॉट टू लेट, यू शुड स्टार्ट राइट अवे। आपकी ये जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टेडी वाला हाल होगा, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये पाया है कि व्यूअर्स ये जानना और समझना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं उससे तो फिर हम मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। व्यूअर ये जानना चाहता है कि हम तो शेयर मार्केट में इसलिए जा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, हमारे पास ठप्पर भाड़ पैसा आएगा। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि इसी के लिए हमने तो निवेश किया है जी, उसको फिर आप कैसे समझाते हैं? हमें व्यूअर का डेटा स्टडी करना है। देखिए, व्यूअर का एज क्या है, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, राइट। एक एज ग्रुप की नॉर्मल डिज़ायर होती है कि पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी ये सोच रहा है कि वो खुद ज़्यादा पैसा बना लेगा, वो शायद एक मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसके अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उसके अपने बायसेस होते हैं। मेरे भी हैं, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वैलिडेट करता हूँ, मेरा भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मैं उनसे पूछ के अपने डिसीजंस लेता हूँ। तो व्यूअर को ये समझना है, पहली बात कि उनका डिसीजन बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग रखनी पड़ेगी, उनको मार्केट के उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट स्पैन में वो ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई नहीं कमा सकते, तो बेहतर है कि इन्वेस्ट करें और वो उस चीज़ पे फोकस करें जिसके लिए वो अपने आप को बहुत स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट समझते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स की अगर स्किल है तो आप प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन जाइए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना बनाना बहुत आसान है, तो आप एक भ्रम में हैं, क्योंकि आपकी जो काबिलियत है आप अपने काबिलियत पे फोकस रखिए और इन्वेस्टिंग करके लेट टाइम डू द मैजिक फॉर यू।
मैं क्योंकि आगे कंपाउंडिंग के बारे में आपसे पूछूं और हम गोल्ड रिलेटेड कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उस पे मैं आगे पूछूं, लेकिन एक मेरा गोल्ड को ही लेके एक और सवाल है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर क्रैश आया, नहीं भी आया, मार्केट का करेक्शन हुआ, मैं क्रैश वर्ड नहीं यूज करती हूँ, तो 50% करेक्शन को हम एक बहुत अच्छा करेक्शन मानते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि लॉन्ग रन में गोल्ड या सिल्वर एक बार बढ़ गया तो फिर 15-20-25% तो करेक्शन नहीं आता है उसमें यूजुअली। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहती और मुझे ये मालूम है कि गोल्ड मुझे धीमे धीमे ही रिटर्न देगा, बट मुझे जो रिटर्न देगा उसमें डाउनफॉल बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखाई देगा, तो क्या मैं अपना ज्यादा पैसा सोने में डाल सकती हूँ और शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में मैं भविष्य की खबरों को देखते हुए थोड़ा कम पैसा डालूं क्या? इसका आंसर देने के लिए मुझे बहुत सारे पहलू टच करने पड़ेंगे। पहला, आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस गोल के लिए हमारे पास कितना टाइम है उस पे होना चाहिए। जब हमारे पास गोल की क्लैरिटी है, टाइम की क्लैरिटी है, तो मैं उस गोल पे पहुंचने के लिए मेरा पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर, मतलब उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स, एफडीज, वो होना चाहिए। जब आपने पूरा उसका कॉम्पोजिशन बना लिया, होराइजन क्लियर कर दिया और गोल क्लियर है, तो आपकी ये बात इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी आप ये सोच रहे हैं कि क्रैश होगा, कब होगा आपको पता नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर उतना नहीं गिरेगा, हाँ, पर कब गिरेगा आपको पता नहीं, राइट। तो जब आपको टाइमिंग की सर्टेनिटी नहीं है, टाइमिंग मतलब कि ये घटना कब घट सकती है, उसकी रेमेडी, उसका सोल्यूशन होता है कि आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहें। जो भी गिरेगा आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिलेगी, जो भी बढ़ेगा आपको कम यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो आप टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस ना लें, क्योंकि उसमें जैसे ही ये आएगा कि 6 महीने में क्या होगा या 1 साल में क्या होगा, मोस्ट लाइकली आप फेल हो जाएंगे क्योंकि वो टाइमिंग गलत होगी। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी है। आई विल यूज़ अ बोरिंग टर्म जो हमारी ऑडियंस को बड़ा कॉमनली पता है, एसआईपी। एसआईपी क्या होता है, मैं बोलूँगा आप स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट अपना करते रहें। आप गोल्ड ईटीएफ खरीदें, गोल्ड फंड खरीदें, सिल्वर फंड खरीदें। इसके लिए आपको किसी फिजिकल स्टोर में जाके ब्रिक या बार या कॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियल एसेट फॉर्म में गोल्ड हो गया, फिनेंशियल एसेट फॉर्म में सिल्वर हो गया। म्यूचुअल फंड्स खरीदिए। आपका रिस्क ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप खरीदिए, मिड कैप खरीदिए, फ्लेक्सी कैप खरीदिए। आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स में रहिए, बैलेंस एडवांटेज में रहिए, मल्टी एसेट में रहिए। फिनेंशियल एसेट्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इतनी सारी चॉइसेस हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे, वो पॉसिबल नहीं है। यू विल रीच योर गोल। वी हैव सो मेनी चॉइसेस इन एवरी एसेट क्लास। वी हैव बिकम सच अ वंडरफुल इकोनॉमी फॉर इन्वेस्टर कि इससे ज़्यादा आसान माहौल और एनवायरनमेंट तो कभी था ही नहीं। 500 रुपए की सिप हो जाती है, आपको पता है। मतलब अगर कोई लोअर क्लास का इंडिविजुअल है, ऑटो ड्राइवर या कोई भी इंसान जो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं है, वो सिंपल इंडेक्स फंड खरीद सकता है 500 रुपये में। 500 रुपये सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हो जाता है। तो आप गोल, एसेट एलोकेशन पे फोकस रखें, टाइमिंग पे ध्यान न दें, टाइम इन द मार्केट पे फोकस रहें, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। एंड what should matter to you, as I said, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, कि मैं जिस वक्त अपने गोल पे पहुंचना चाहती थी मेरा गोल पहुंच गया। मैं एक बहुत सिंपल एनालॉजी देता हूँ बहुत जगह, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ कार। आप गाड़ी में बैठे, आपको कसौली जाना है, राइट। आपका लक्ष्य क्या है, कसौली पहुंचना। कसौली पहुंचते पहुंचते अगर मेरे को अपनी गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिल गई तो मैं बहुत खुश हूँ ना, ठीक है। अब अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को थोड़ी एडवेंचरस राइड चाहिए, थोड़ा बम्पी रोड पे चलो, हाईवे पे मत चलो, स्मूथ नहीं चलो, तो ऑब्वियसली आपकी माइलेज ख़राब होगी। बम्पी राइड पे ब्रेक्स लगेंगे, स्पीड होगी, फिर स्लो डाउन होगी, रास्ता बंद मिलेगा, तो माइलेज ख़राब होगी। बट कसौली आप तब भी पहुंच सकते हैं, कसौली आप हाईवे से भी पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली आपको खुशी कसौली पहुंचने में होगी।
माइलेज से नहीं होगी. माइलेज इज लाइक अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर जर्नी. हाँ. कि अरे मेरे को 18 की एवरेज मिल गई या 20 की एवरेज मिल गई, नॉट बैड यार, आई एंजॉयड. या एडवेंचरस ट्रैक लिया तो हमें एडवेंचरस ट्रैक मिल गया, लेकिन माइलेज हमें 20 का मिला या 12 का मिला या 13 का मिला. बट असली हैप्पीनेस you will get by reaching Kasoli. So similarly, you will be more happy when you reach your financial goal. ROI तो बीच में आता जाता ऊपर नीचे रहेगा, जिसके लिए आपको mentally ready रहना है. इसी को कहते हैं ability to embrace volatility. So give yourself time and embrace volatility, but stay disciplined, stay committed to your goal, and do the periodic reviews and changes as required. Ultimately, that will give you happiness. मुझे फिर आप ये भी बताइए कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं जी, तो मुझे कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, मुझे किस एसेट पे कितना पैसा लगाना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए. वो तो मैं समझती हूँ कि आप लोग अलग अलग पर्सनलाइज्ड वो एक पोर्टफोलियो तैयार Sure. करते हैं, पर एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है. समय कितना है आपके पास? 10 साल 10 आराम साल से. बहुत अच्छा टाइम है. हाँ. बहुत अच्छा. 1 लाख रुपए में आप 10,000 रुपए गोल्ड ETF, 5,000 रुपए सिल्वर ETF या सिल्वर फंड 15%. बाकी का जो 85% है उसमें आप, अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो मैं बोलूँगा 25% आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड रखिए. प्लेन इंडेक्स, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रख लीजिए. तो ये आपका हो गया 40%. बचा 60%. इस 60% को आप क्लियरली 2 या 3 कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं. मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप. स्मॉल कैप का मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप के रिटर्न्स को मैंने देखा मिड कैप बड़ा इजीली आउट परफॉर्म कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 years. फ्लेक्सी कैप में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो हम सबसे बहुत ही समझदार और काबिल इंटेलेक्चुअल होते हैं. तो वो अपने आप एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप की करते रहते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो में अल्फा बना रहे. तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप का आप कोई कॉम्बिनेशन बना लीजिए. लार्ज कैप और लार्ज कैप का आप कोर पोर्टफोलियो हो गया, बाकी आपका गोल्ड एंड सिल्वर टू हेज द पोर्टफोलियो हो गया. इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ और ऐड करना चाहिए. और बस पीरियोडिक रिव्यूज़, फंड परफॉर्मेंस चेंजेस, पूरा टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन जाता है. अब मेरे पास 10 साल नहीं है, मेरे पास 5 साल है. ठीक है. तो अब कितना चेंज आएगा? आप सिंपल है, इस 5 साल के चेंज में आप अपना गोल्ड एंड सिल्वर एलोकेशन सेम रखिए, लार्ज कैप एलोकेशन सेम रखिए. सॉरी, लार्ज कैप एलोकेशन आप बढ़ा सकते हैं. एक कैटेगरी होती है मल्टी एसेट फंड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड. मैं बोलूँगा लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मल्टी एसेट फंड एंड गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन बना लीजिए. 5 साल इज़ अ डिसेंट होराइजन जो आपको अच्छा रिटर्न देगा. इसमें मिड कैप ऐड ना करें और फ्लेक्सी कैप ऐड ना करें और मल्टी कैप ऐड ना करें. ऑल राइट. अब मेरा अगला सवाल स्मॉल कैप को लेके है, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि स्मॉल कैप आपको 15% रिटर्न भी दे सकता है, 18% रिटर्न भी दे सकता है, बस उसमें रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा रहता है. बिल्कुल. अब अगर ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए जी इन्वेस्ट करना चाहूँ, मैं नहीं शॉर्ट टर्म में कर रही हूँ क्योंकि स्मॉल कैप में मुझे नुकसान हो सकता है, जी. पर अगर मैंने 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो क्या मुझे लार्ज कैप से ज्यादा पैसा मिलेगा? क्योंकि लार्ज कैप भी आपने लॉन्ग रन के लिए ही बताया. जी. अब मैं स्मॉल कैप में ही पैसा डाल दूं जी. तो क्या मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा? क्या देखिए, आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जो भी मैंने पिछले 2 साल में एनालिसिस की है, 8 साल का पीरियड या 10 साल का पीरियड, मैंने देखा है कि मिड कैप ने भी मोर और लेस उतना दिया है या कभी कभी ज़्यादा दिया है. फ्लेक्सी कैप ने भी ज़्यादा दिया है या उतना दिया है. तो अगर मैं रिस्क को मिटिगेट करके उतना ही रिटर्न ले सकता हूँ तो फिर मैं स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि मुझे पता है अगर वो +20 देगा ना तो वो -15 पे भी जा सकता है. फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में मेरे पास रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है. हाँ. वहाँ मेरा फॉल कम होगा. तो हमको क्या करना होता है, गोल से 2 साल पहले इक्विटी से पैसे निकालने होते हैं. क्योंकि अगर लास्ट ईयर जब आपको पैसा चाहिए उस वक्त वॉलेटिलिटी हो गई तो आपके काफ़ी रिटर्न कम हो सकते हैं. तो विड्रॉल की भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. अगर आपको पैसा 10 साल बाद चाहिए तो उसके 2 साल पहले आप उस पैसे को धीरे धीरे फिक्स्ड इनकम की तरफ या आर्बिट्राज की तरफ मूव करें ताकि आपकी जो अप्रिसिएटेड कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे. तो उस स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल प्लान में
स्मॉल कैप आपको थोड़ा ज़्यादा डेंट दे सकता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप मिड कैप आपको प्रोटेक्टेड रख सकता है। विड्रॉल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, मुझे बहुत से एक्सपर्ट ऐसे पे मिले जिन्होंने ये कहा कि अब हमें एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए, आप एफडी के सारे पैसे को डेट फंड में डाल दो। आप इसके पक्षधर हैं? बिल्कुल, मेरे लिए डेट फंड इसलिए बेटर है क्योंकि डेट फंड मेरे को एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देता है जनरली, और उसमें ट्रिपल ए क्वालिटी के अगर पेपर्स होते हैं तो रिटर्न अच्छा मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन है तो डेट फंड में मेरे को, हालांकि दोनों की अर्नड इनकम टैक्सेबल रेट सेम है, लेकिन अगर आपने कहीं किसी और म्यूचुअल फंड में कैपिटल लॉस कर दिया फॉर एनी रीज़न, गॉड फॉरबिड आपको कहीं से विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई और वहाँ पे कैपिटल लॉस हो गया, और डेट फंड में कैपिटल गेन है, तो आप उस लॉस को इस गेन से ऑफसेट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। एफडी में नहीं है, ठीक है। एफडी में तो सीधे टीडीएस कट जाएगा और आपको वो टैक्स रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मेरे को टैक्स पे करने की, लायबिलिटी को रिड्यूस करने का ऑप्शन है तो मैं वही करूँगा। दूसरा, मुझे डेट फंड में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ज़रूरत मेरी 3 लाख की है, तो मैं आराम से 3 लाख के रिडम्पशन डाल सकता हूँ। Right. लेकिन एफडी में आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी, वो पेनल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपका अगर वो 6.5% की लॉक्ड इन एफडी है तो 5.5 मिला, 5.5 में आपका 30-40% जो आपका टैक्स स्लैब है वो चला गया, आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया। तो पार्शियल विड्रॉल, टैक्स एफिशिएंसी, potential opportunity to offset long term capital loss with a capital gain, ये सारी चीज़ें आपको डेट फंड में मिलती है। आर्बिट्राज फंड भी है जो इक्विटी ओरिएंटेड है, उसमें टैक्सेशन इक्विटी वाला लगता है, बट वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है कंपेयर टू डेट फंड। तो कैपिटल मार्केट्स में शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए अब आपके पास और अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो एफडी को बहुत ईजीली बीट करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं रिटर्न्स के मामले में। तो फिर एफडी किसके लिए है? कौन पैसा डाले एफडी में? जो नया इन्वेस्टर है उसके लिए, जिसने अभी अभी पैसा सेव करना शुरू किया उसके लिए, जो सीनियर सिटीज़न है जिसको म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आते उसके लिए, जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है उसके लिए, जो एक बिगिनर है जिसको 3 महीने में वो पैसा चाहिए, कोई शादी करनी है या गाड़ी खरीदनी है उसके लिए। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म इमीडिएट टर्म गोल्स हैं जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में जाने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर नहीं बन जाते। ठीक है। एफडी का भी एक अपना महत्व है एक पोर्टफोलियो में। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ उन मंत्रास के बारे में जिनको अगर मैंने यूज किया तो मैं वेल्दी बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज्यादातर जो हम में से लोग हैं जी, उन्हें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये तो मालूम होता है, लेकिन हमारे पास कोई गुरु नहीं होता है, क्योंकि मंत्र तो आपको गुरु ही देता है ना, फिर उसी की चैंटिंग करके और वो सिद्ध हो जाता है और फिर उसके बाद आपका भला होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हमारे सामने गुरु बैठे हैं तो हम फिर वो मंत्रा जानना चाहते हैं, क्योंकि 2026 आने वाला है तो मैं 6 मंत्रा ले रही हूँ। अब 2027 में जब हम बैठेंगे तो फिर मैं 7 मंत्रा लूंगी, पर अभी 6 मंत्रा। ठीक है। तो पहला रूल मैं ये बोलूँगा कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन पैसा बनता कैसे है? समय से। आप जॉब करते हैं या मैं जॉब करता था, तो जब मैं जॉब करता था तो मैं क्या देता था? अपना समय, और मुझे क्या मिलता था? पैसे। हाँ। तो मेरा समय मेरा पैसा था, लेकिन आपको अपनी लाइफ में जल्दी से वहाँ पहुँचना है जहाँ आपका पैसा और बना है। अभी आपका समय आपको पैसा कमा के दे रहा है। एक वक्त आएगा जब आपके पास इतना पैसा होगा तब आपका पैसा आपको पैसा कमा के देगा, करेक्ट? तो आपको जल्दी से उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए अपने समय से कि मैं पैसा बना लूं और वो पैसा फिर और मनी को अट्रैक्ट करे और वो कंपाउंडिंग करे। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आप 24 साल के हैं अगर, तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना पहला करोड़ बना लें। अच्छा। SIP करके। हाँ। तो हम मान लेते हैं कि आप करियर बिगनर हैं, 40 में आपने 1 करोड़ बना लिया और 12% की बहुत ही एवरेज रिटर्न अगर आपकी कंपाउंडिंग होती है तो 12% का रिटर्न वाला पैसा 6 साल में डबल हो जाता है। आपने 40 तक 1 करोड़ बनाया, 46 में वो 2 करोड़ हो गया, 52 में वो 4 करोड़ हो गया, 58 में 8 करोड़ हो गया, 64 में वो 16 करोड़ हो गया।
आपने सिर्फ 40 साल तक वो पैसा लगाया, उसके बाद आपने कोई एसआईपी नहीं की, लेकिन 40 के बाद वो पैसा ही अपने आप को बना रहा है। तो हमें जल्दी से जल्दी उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए व्हेन माय मनी स्टार्ट्स टू वर्क फॉर मी। पर शुरुआत वहीं से होती है, आई एम वर्किंग फॉर मनी। भाई करियर स्टार्ट किया है, पैसे कमाने हैं, फिर पैसे बचाने हैं और पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो जितना रेगुलरली आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन से अपना एसआईपी फॉलो करेंगे, आप उस माइलस्टोन पे पहुंचेंगे। उस माइलस्टोन के बाद आपको पैसा नहीं लगाना है, वही अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा। आपको शायद विड्रॉ भी नहीं करना है, क्योंकि उस माइलस्टोन के बाद आपकी जो सेविंग्स हैं आप स्पेंड करो, बट उस वाले पैसे को, इकट्ठे रखे हुए पैसे को छोड़ दो। हाँ. तो इसलिए कहते हैं द साइन ऑफ ट्रू वेल्थ इज जब आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और जब इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न लगता है, हाँ. तो फिर वो 8th वंडर हो जाता है। 12% क्या 13%, 14% होगा तो 6 के बजाय 5 या 4 में डबल होना शुरू हो जाएगा। Right. आपको कुछ नहीं करना। तो गेट टू दैट स्टेज वेयर योर मनी इज वर्किंग फॉर यू, गेट टू दैट स्टेज वेयर पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैज बिकम योर फेवरेबल catalyst for you, and be disciplined, okay, embrace volatility। स्टडी लाइन के लिए तो एफडी है 6%, 6.5%, लेकिन हायर रिटर्न्स के लिए आपको रिस्क एम्ब्रेस करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी विटनेस करनी पड़ेगी और अपने पोर्टफोलियो को बना के रखना पड़ेगा। लास्टली मैं ये बोलूँगा, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ कि कितने मंत्र हो गए। मैं भी भूल गई। हाँ, मैं मंत्र मुग्ध हो गई आपकी बातों में। थैंक यू इसलिए मैं भूल गई, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी अच्छी लगी होगी, कि ये 1 करोड़ तक पहुंचने का जो टारगेट आपको दिया है अमित सर ने, वो 25 से 40 तक का दिया है। 15 साल तो आई एम श्योर शुरू में 4-5 साल लोग स्ट्रगल करते हैं, पर इतना लंबा टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, तो ये आसान है, मैं ये मानती हूँ। मेरे व्यूवर्स बाकी कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या ये आसान है या नहीं। जी सर, ये बहुत आसान है। हाँ। और हम जिस इकोनॉमी में बैठे हैं, दिस इकोनॉमी इज गोइंग टू बी द रोल मॉडल इन्वेस्टर इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, ये मैं बोल सकता हूँ। 3-4 चीज़ें और हैं। पहला, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। पूरा मनी बिहेवियर ग्रीड एंड फियर से चलता है, तो यू हैव टू बी वेरी कन्विंस्ड विद योर डिसीशंस। आप कन्विंस कम होगे जब आप डेटा को एनालाइज करोगे, या तो आप खुद डेटा को एनालाइज कीजिए या किसी एक्सपर्ट का साथ लेके डेटा एनालाइज करके आप इन्वेस्टिंग जर्नी में जाइए। तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि आपको गोल बेस्ड रखना है। आप सिंपल सा गोल बनाइए, 15 साल में 1 करोड़, 8 साल में घर, 5 साल में 4 कंट्रीज़ को ट्रैवल करना, 3 साल में गाड़ी। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे और हर गोल के लिए एसेट एलोकेशन रखेंगे, तो आप सारे गोल तक पहुंच जाएंगे। हर गोल में बेस्ड ऑन टाइम आपको रिस्क फैक्टर को एडजस्ट करना होगा। जितना गोल नज़दीक उतना रिस्क कम, जितना गोल दूर उतना रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए, रेगुलरली इन्वेस्टिंग करिए, इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपना 1 करोड़ बनाइए। उस स्टेज पे पहुंचिए जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप पैसे के लिए काम न करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए और एम्ब्रेस कीजिए। 2 और चीज़ें हैं, हमेशा बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक चलते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो सो रहा हूँ लेकिन वो बिजनेस तो चल रहा है, उनकी लीडरशिप उसको चला रही है, और बिजनेस अगर चल रहा है तो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रही है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैं कंपनी के और कंट्री के टॉप 50 कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं लार्ज कैप इंडेक्स, जो हमारी रनिंग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, मैं बिजनेस 50 कंपनीज के इंडेक्स में अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, और बिजनेस हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगा। लास्टली, अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आप सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज में आ गए हैं कि अब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, मनी इज़ वर्किंग फॉर यू, तब आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? तब मैं बोलूँगा आप दुनिया को या समाज को वो सर्विस या वो प्रोडक्ट दीजिए जो उनकी ज़रूरत है, जो किसी और ने अभी तक नहीं दी है। तो अगर दुनिया में आप वो सर्विस दे रहे हैं जो उनकी नीड है, तो वो आपको बेइंतहा पैसा देगा, और अगर आपके कंपटीशन में कोई नहीं है तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन गिविंग बैक टू सोसाइटी,
something that the society needs. One is giving back to society what you're doing out of care, out of compassion. The other one is what you're giving back to society out of service and a product that the society needs. हाँ. There's no looking back. You can make so much money while your money is working for you. हाँ. This thing will also start attracting more money in your life, which you can add to your portfolio that will further work for you. और इतनी शानदार राय जो आपको मिल रही है, मुझे लगता है आज के पहले आपको किसी ने दी नहीं है, तो आप फटाफट से पहले लाइक कीजिए पॉडकास्ट को। और अमित सर के साथ कोई भी आपका सवाल अगर है जो मेरा पूछने से रह गया है, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है ना सर, बहुत से लोग हैं उनका दिमाग बहुत उल्टा चलता है, तो वो उल्टे वाले सवाल भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो सर से जरूर मैं उल्टे सवालों का भी सीधा ही जवाब दूंगा, तो आप प्लीज उल्टे सवाल भी भेजिए। ठीक है सर।